So in previous class we were discussing about different type of thermodynamic process. Okay, so we have studied about the isothermal process and adiabatic process. Okay, and the next process is isobaric process. So let's see, number third, isobaric process. Isobaric process. Actually what is isobaric process? देखिए isobaric means होता है at constant pressure. Okay, तो isobaric means constant pressure, यानी those thermodynamic process which is carried at constant pressure. तो आप कह सकते हैं those thermodynamic process which are carried out at constant pressure. ठीक है, ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिन्हें आप कांस्टेंट प्रेशर पर कराते हैं. अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर है, दैट मीन्स प्रेशर चेंज नहीं होगा. सो यू कैन से हियर del P equals to 0. Change in pressure should be 0. यानी all those process in which del P equals to 0 are called isobaric process. तो ऐसे प्रोसेस को हम isobaric कहते हैं. So we can take an example of isobaric process such as suppose all the process which are carried out all around us, because we know that all around us the pressure is constant. Okay, the pressure is constant. Okay, what happened beta? Yes, so what we are saying that in this process the pressure will remain constant. So मैं एक बता रहा था कि हमारे चारों तरफ बेटा जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस जो है कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं, बिकॉज ऑल अराउंड अस द प्रेशर इज 1 atm और अप्रॉक्स 1 bar. तो हमारे चारों तरफ का जो प्रेशर है वो 1 atm है एंड इट रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहता है. तो अब हमारे चारों तरफ जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, वेदर वी आर हीटिंग एनीथिंग इन अ टेस्ट ट्यूब, अगर हम किसी चीज को टेस्ट ट्यूब में हीट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कोई भी प्रोसेस करा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं गैस को, ठीक है, तो वो सारे प्रोसेस जो है वो सब क्या होंगे हमारे पास आइसोबैरिक कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं थर्ड फोर्थ आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस किसको कहते हैं? देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जिनमें आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं. तो ध्यान रखें, दोज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और दोज प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, दैट मीन्स del V इक्वल्स टू 0. मतलब पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाए और पूरा प्रोसेस के कंप्लीट होते समय वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए. तो अगर मान लीजिए आप किसी क्लोज्ड कंटेनर में किसी गैस को फिल करते हैं और फिर उसकी कोई रिएक्शन करा रहे हैं या कोई भी प्रोसेस करा रहे हैं, हीट दे रहे हैं उसको, तो उस सारी कंडीशन के अंदर क्योंकि वॉल्यूम तो आपने फिक्स कर दिया, बिकॉज यू आर हीटिंग अ गैस इन अ कंटेनर इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो ऐसा प्रोसेस क्या हो गया आपके पास में? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस. तो हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. आइसोथर्मल हीट कांस्टेंट, ठीक है, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट एंड एडियाबैटिक इज हीट कांस्टेंट. एडियाबैटिक में क्या होता है? हीट कांस्टेंट होती है, तो हीट रिलीज होती है और नहीं हीट को गेन किया जाता है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस. तो ये 4 प्रोसेस हमने देखे हैं. अब इसके बाद 5th प्रोसेस है, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस. तो साइक्लिक प्रोसेस में आपको पता है क्या होगा? जैसा नाम से पता चल रहा है साइक्लिक है, दैट मीन्स अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, कोई किसी थर्मोडायनेमिक चेंज हो रहे हैं किसी सिस्टम में, तो आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, इफ द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट रिमेन सेम, अगर वही स्टेट जो इनिशियल है वही फाइनल है, दोनों सेम है, तो हम कहेंगे कि ऐसा प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है. यानी घूम करके वापस वो प्रोसेस अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर आ जाए.
दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस इन विच द सिस्टम the process in which the system returns to the original state, after ओरिजिनल स्टेट में लौट जाता है। लेकिन कैसे लौट जाता है? बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद, आफ्टर अंडरगोइंग सीरीज ऑफ चेंजेस, सीरीज ऑफ चेंजेस। ठीक है, बहुत सारी चेंजेस होंगे और चेंजेस होने के बाद लास्ट में वो अपने उसी प्रोसेस के अंदर लौट जाएगा। सपोज वी हैव अ स्टेट ए, ठीक है, एक हमारे पास सब्सटेंस है जो ए स्टेट के अंदर है। हियर द प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1, टेम्परेचर इज T1। ओके, दीज आर द स्टेट फंक्शंस, वी कैन से स्टेट फंक्शंस ऑफ ए के स्टेट फंक्शंस है। विच प्रोसेस बेटा? साइक्लिक, फिफ्थ वन, साइक्लिक प्रोसेस ना, द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। एक बार इसको पहले इसके डायग्राम के थ्रू समझे, फिर इसको डिफाइन कर दूंगा मैं दोबारा। ठीक है, सो लेट्स सी। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है ए, ठीक है, जिसका आपके पास प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1 है। नाउ व्हाट यू डू, आप इसके प्रेशर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, आप चेंज इन प्रेशर, आपने थोड़ा सा प्रेशर को चेंज किया। when you change the pressure, it comes in the second state, that is B, और B स्टेट के अंदर प्रेशर P2 हो गया है। और जब प्रेशर को आप चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो उसका वॉल्यूम V2 हो गया। अभी टेम्परेचर T1 ही है सपोज, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसका थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज किया और इसको C तक पहुंचा दिया। आपने इसका टेम्परेचर T1 से इंक्रीज करके T2 कर दिया, ठीक है। तो सपोज टेम्परेचर को आपने T2 कर चेंज कर दिया, हो सकता है उसका वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो हो सकता है उसका वॉल्यूम V3 हो गया, बट प्रेशर उतना ही है, ठीक है। और फिर उसके बाद में एंड जस्ट आफ्टर दैट आपने इसमें कुछ चेंजेस और किए, ठीक है। आपने इसमें वॉल्यूम में थोड़ा चेंज किया, तो हो सकता है कि इसका टेम्परेचर और प्रेशर वापस उसी स्टेट में आ गया। तो अब कहने का मतलब है कि हम इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल ए है, यहां से स्टार्ट किया था हमने, और फाइनल कहां पहुंच गए हम, फाइनल भी ए है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट वही हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल की तरह पूरा घूम करके वापस इधर ही आ गया, ठीक है। इसको आप यूं समझो जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, आपने ए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रखा सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, आपने हल्का सा इसको हीट किया तो ये सेकंड स्टेज पर आ गया, फिर हो गया इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने क्या किया, इसको और हीट किया, ये सी में चेंज हो गया, ये हो गया सपोज 45 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने इसको कूल किया, तो कूल करने पर वापस ये क्या हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या किया, इसको पूरे प्रोसेस में घूम करके वापस वहीं आ गया जहां से स्टार्ट किया था। यानी जब स्टार्ट किया था जब भी टेम्परेचर 25 था, एंड किया तो भी टेम्परेचर 25 है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, 0 हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। इनिशियल में से फाइनल को डिक्रीज कर दो आप, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पर देखता हूं, हमने ए से स्टार्ट किया और ए से चलते चलते आप वापस ए पर आ गए, ठीक है। तो आपके पास में चेंज इन प्रेशर क्या हुआ, P1 में से P1 ही डिक्रीज होगा क्योंकि इसका भी P1 है, तो 0। आपके पास V1 में से V1 डिक्रीज होगा 0, T1 में से T1 डिक्रीज होगा 0। तो कुछ चेंज हुआ क्या, न तो प्रेशर चेंज हुआ, न वॉल्यूम में चेंज हुआ, और न ही आपके पास में टेम्परेचर में चेंज हुआ। यानी डेल P भी 0, डेल V भी 0 और डेल T भी 0, ठीक है। और ये सब क्या है हमारे पास में, ये स्टेट फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं इनकी स्टेट तो वापस वही आ गई हमारे पास। तो घूम करके अगर वापस आप उसी स्टेट के अंदर आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है, सी से भी चेंज हो सकता है। ये तो हमने एक इमेजिनरी कंडीशन यहां पर लिखी है, ठीक है। दिस इज एन इमेजिनरी कंडीशन, और यहां मैंने केवल 3 ही स्टेट को शो किया है। हो सकता है आप 4 स्टेट को शो करके और ये चीज बता रहे हैं,
ठीक है ना, यू कैन ऑल्सो शो द, हाँ वाटर साइकिल में भी यही होता है। जैसे वाटर साइकिल में सपोज वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर वापस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, बट वहां पर उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो जाए, टेम्परेचर में थोड़ा हो सकता है इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस आ जाए, तो वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ जो हम स्टडी करेंगे, यहाँ हमारा मेन मोटो क्या है, व्हाट वी आर हियर, आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि ऐसे सारे प्रोसेस जो हम आगे स्टडी करेंगे इस बुक के अंदर, जिनमें अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों एक ही पॉइंट पर है, एक ही है, तो हम कहेंगे कि ऐसा प्रोसेस जो है इट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, चलिए, हाँ बोलिए बेटा। यस, बेटा दीज आर इमेजिनरी थिंग्स, ये तो मैंने एक इमेजिनेशन लिया, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि ए सब्सटेंस क्या है, कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, तो वी आर ओनली इमेजिंग, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने जब P1 को चेंज किया, सपोज हमने किसी कोई गैस है हमारे पास, उस गैस का हमने, हाँ अलग अलग कंडीशन हो सकती है, अलग अलग कंडीशन हो सकती है, ये तो मैंने एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंडीशन ली है जिसको मैंने अपने अकॉर्डिंग मोल्ड किया है। कोई जरूरी, अभी हमें नहीं पता ना ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अगर ये कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस होता, उसका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होता, तो हम लोग वहां फिर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि हाँ सर इसका तो मतलब प्रेशर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर भी चेंज होना चाहिए या वॉल्यूम भी चेंज होना चाहिए। तो मैंने तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दी है कि हम मान लेते हैं कि इनका नहीं, ये तो केवल बेसिक्स है, वॉट एवर वी आर स्टडिंग इज द बेसिक्स। ये आगे जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसको समझाने के लिए है, ठीक है। यहाँ मेरा समझाने का जो पर्पस है वो केवल ये है कि हमें ये समझ में आ जाए कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस वो है कि जब आप किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, उसमें चेंज लाना स्टार्ट करते हैं, तो आप उसमें सिस्टम में आपने 1 चेंज किया, 2 चेंज किया, 3 चेंज किया, और आफ्टर 4 और 5 चेंजेस इफ सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, वापस अपनी उसी स्टेट में पहुंच जाए जहां से हमने उसको स्टार्ट किया था, तो हम बोलेंगे ऐसा प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि आप इस पोजीशन पर खड़े हैं और यहां से आपने रूम के अंदर मूव करना स्टार्ट किया, आप एक ए पोजीशन पर गए, बी पोजीशन पर गए, सी पर गए, डी पर गए, वापस इधर पर आ गए, तो ओवरऑल आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये इनिशियल पोजीशन है। अब आप वापस इधर पर आ गए तो फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन भी यही है। दैट मीन्स इनिशियल और फाइनल सेम है आपकी पोजीशन, तो यानी आपकी पोजीशन में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है, ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, कि वापस कोई सिस्टम अपनी उसी इनिशियल स्टेट के अंदर लौट करके आ जाए, ठीक है। चेंजेस होने के बाद भी, बहुत सारे चेंजेस होने के बाद वापस अपनी इनिशियल स्टेट में ही आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो साइक्लिक प्रोसेस है। Okay, let's see. And after the cyclic process, the next thing which we are going to study is the reversible process. ठीक है, reversible and irreversible. Reversible process. ठीक है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस को ना अब हम थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट से समझेंगे, क्योंकि अब तक हम रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या समझते आए, हमने केवल यही पढ़ा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस विच मूव इन बोथ द डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। अगर आपने जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिया, वापस प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को अपन रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, और ऐसे प्रोसेस जो दोनों ही डायरेक्शन में चलते हैं उसको अपन रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो यहां मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस से क्या मतलब है जरा समझना, आप थर्मोडायनेमिक की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन समझ रहे हैं इस चीज को। यस, लेट्स सी, सपोज वी हैव अ कंटेनर, इन दिस कंटेनर वी हैव अ गैस इन इट, इसके अंदर हमारे पास कोई पर्टिकुलर गैस है, ठीक है, एंड वी हैव अ पिस्टन ऑन इट, इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, एंड दिस पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है, ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। अब क्या होगा, सपोज वी नो दैट दिस गैस इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द पिस्टन, तो ये अंदर जो गैस है वो क्या कर रही है, बाहर एक प्रेशर लगा रही है, दैट इज PEX, जिसको हम एक्सटर्नल मतलब इंटरनल प्रेशर बोल दो, IN,
एक इंटरनल प्रेशर लगा रही है जो इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ना कुछ सैंड पार्टिकल्स रख देते हैं। ये मैंने आई हैव पुट सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड, दीज आर सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, ओके। अब मैं क्या करूंगा देखो, सो आई विल पुट दैट मच अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स विच विल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ पिस्टन अपवर्ड, ओके। उतना सैंड पार्टिकल डालूंगा जो कि इसको ऊपर जाना रोक दे और ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इट इज बैलेंस्ड, अब ये पूरी तरह से बैलेंस है। अब मैं क्या करता हूं, आई विल रिमूव वन सैंड पार्टिकल, इसमें से एक सैंड पार्टिकल को मैं रिमूव करता हूं, ओनली वन पार्टिकल। सो दिस पिस्टन विल मूव स्लाइटली अपवर्ड, देन आई विल अगेन रिमूव वन मोर पार्टिकल, इट विल मूव लिटिल बिट अपवर्ड। तो ऐसे करके छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर मैं उस पार्टिकल को वापस रख देता हूं, ठीक है, तो वापस एक मतलब हल्का सा, बिल्कुल एकदम स्लाइटली इट विल कम डाउनवर्ड। तो ये जो प्रोसेस है अभी जिस स्टेज पर है ये, तो इस स्टेज पर हम थोड़ा सा चेंज करके, बाय मेकिंग अ वेरी स्मॉल चेंज, वी कैन मूव दिस पिस्टन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब अपवर्ड क्या है हमारे पास, अपवर्ड है हमारे पास सराउंडिंग, ठीक है, अपवर्ड हमारे पास सराउंडिंग है, बाहर की तरफ सराउंडिंग है, एंड दिस गैस इज सिस्टम। हमने सिस्टम सराउंडिंग की बात की थी। तो अब अगर मान लो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, दैट मीन्स सिस्टम इज वर्किंग ऑन सराउंडिंग। सिस्टम किस पर वर्क कर रहा है, सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है। और अगर पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो हम बोलेंगे कि सराउंडिंग इज वर्किंग ऑन सिस्टम, सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रही है। तो अब जब ये दोनों बिल्कुल बैलेंस पोजीशन में है, ठीक है, जब ये न तो ऊपर मूव कर रहा है वो नीचे मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है, इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो वो स्टेट जिसमें कि हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होते हैं, और किसी भी टाइम पर स्लाइटली चेंज करके, थोड़ा सा चेंज करके आप सिस्टम को सराउंडिंग की तरफ और सराउंडिंग को सिस्टम की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है, या प्रोसेस को शिफ्ट कर सकते हैं सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। तो ऐसे जो प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स में, दीज प्रोसेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और इन प्रोसेस को अपन बहुत स्मॉल चेंज करके कैरी आउट कराते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे चेंजेस से अपन इनको कैरी आउट कराते हैं। तो अब अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं तो कैसे डिफाइन करूंगा कि इट इज अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट, इट इज अ प्रोसेस which is carried out, वो प्रोसेस जिनको कैरी आउट कराते हैं इनफाइनाइटली बाय इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, ठीक है। इनफाइनाइटली स्मॉल क्यों का है, क्योंकि मैंने देखो एक पार्टिकल हटाया था केवल सैंड का। व्हाट हैपेंड बेटा, yes yes, what we were saying, it is the process which is carried out by infinitely small change, in such a manner, या such a way that the system remain almost in equilibrium. System remain almost in a state of equilibrium, in a state of equilibrium with surrounding, सिस्टम सराउंडिंग के साथ में किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, है ना, एंड इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और एक और चीज याद रखें, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ना बेटा, दे टेक इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि आप जब एक पार्टिकल्स को यहां से रिमूव कर रहे हो सपोज, या बहुत आप इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब बहुत नेग्लिजिबल चेंज कर रहे हो आप, तो अगर आप नेग्लिजिबल चेंज कर रहे हो तो उसको कैरी आउट होने में कितना टाइम लगेगा, पूरे प्रोसेस को कैरी आउट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
ठीक है। और एक और चीज है, हम ये कहते हैं कि अगर छोटे छोटे पीसेस के अंदर हम लोग इस वर्क को कराते हैं तो हम लोग उससे मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखें, मैक्सिमम वर्क कैन बी obtained by रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको कि ये जो मैंने प्रोसेस बताया ना बेटा, ये हाइपोथेटिकल है ना। इस तरह से रिवर्सिबल वर्क कराना पॉसिबल है ही नहीं। सो इट इज ओनली हाइपोथेटिकल। बेसिकली जो जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस नेचर में या इस अर्थ पर जो कैरी आउट होते हैं या हम लोग कराते हैं, सो ऑल द प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। वो सारे प्रोसेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि वो इन्फिनाइट स्मॉल टाइम नहीं लेते हैं। दे टेक्स प्लेस, मतलब तुरंत हो जाते हैं वो, और इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं। और एक वी हैव टू मेक अ बिग चेंज इन दैट, तो उसमें हमें थोड़ा ज्यादा चेंज करना पड़ता है, उसको हम वापस उसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते। ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं यहां इस तरह से लेता हूं, सपोज अगर मान लीजिए आपके पास में यहां पिस्टन लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। कहां पर बेटा? रिपीट, व्हाट आर यू सेइंग? नहीं, एक्चुअली देखो, हम जो भी प्रेशर लगाते हैं ना बेटा, वो हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट लगता है। तो अगर यहां पर वैक्यूम है, ठीक है, तो फिर किसी के अगेंस्ट हम फोर्स ही नहीं कर रहे, तो उसे हम लोग या तो फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। अगर ऊपर वैक्यूम है सपोज यहां पर, तो ये एक्सपेंड कर रहा है तो उसको फ्री एक्सपेंशन कहेंगे। तो फ्री एक्सपेंशन के अंदर वर्क काउंट नहीं होता है। हमेशा वर्क जब भी होगा जब कोई फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाए, ठीक है। और फोर्स जब भी होगी जब या तो यहां पर गैस होगी या यहां गैस होगी। अगर दोनों में से एक जगह भी वैक्यूम है तो इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्क। तो उसको वर्क कंसिडर नहीं करते, वो पिस्टन जो है वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको हम इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो अब मैं दूसरी जो बात बता रहा था आपको कि इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर अपन बात करें, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है? प्रोसेस, तो अगर हम इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को रैपिडली करा दें, मतलब एकदम से मैं इसके अंदर इतना प्रेशर लगा दूं, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूं, ये पिस्टन जो है ना विद इन सेकेंड यहां पहुंच जाए, इतना डिस्टेंस कवर कर ले। तो क्योंकि मैंने ये रैपिड चेंज किया है, ठीक है ना। अगर आप कोई रैपिड चेंज करते हैं, रैपिड चेंज, ठीक है, रैपिड चेंज करते हैं, तो ऐसा जो वर्क होता है ना, इट टेक्स अ वेरी लिटिल टाइम टू कंप्लीट। तो उसको कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है। तो ऐसे वर्क को हम इरिवर्सिबल बोलते हैं। और इरिवर्सिबल में कभी भी सिस्टम और जो आपके सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती, क्योंकि आपने इतना बड़ा चेंज कर दिया कि आप थोड़ा सा चेंज करके वापस इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर सकते। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, इसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं, ठीक है। रैपिड चेंज होता है ये। और इसके अलावा हम इससे मैक्सिमम वर्क नहीं ले सकते, ठीक है। नो मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। इससे कभी भी मैक्सिमम वर्क नहीं हो सकता। मैक्सिमम वर्क हमेशा किससे ऑब्टेन किया जाता है? रिवर्सिबल से होता है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और ध्यान रखें, जैसा मैंने कहा मैक्सिमम वर्क इससे हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, बट नेचर में जो जितने भी प्रोसेस होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, नेचुरल थर्मोडायनेमिक, ठीक है, प्रोसेस जो होते हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो एक बार मैं अब कंपेयर करता हूं, देखो ध्यान से सुनना आप इस चीज को। वी आर कंपेयरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस विद रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इधर अपन ले लेते हैं रिवर्सिबल, इधर इरिवर्सिबल। अगर मैं रिवर्सिबल की बात करता हूं तो रिवर्सिबल में वी मेक अ वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है, वी मेक अ ग्रेट चेंज, अ लार्ज चेंज, ठीक है। इट इज डन स्लोली, वेरी स्लोली, इट इज डन रैपिडली, इसको बहुत रैपिडली कराया जाता है। इसमें क्या होता है? इन रिवर्सिबल
सराउंडिंग एंड सिस्टम ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ये हमेशा एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होता है. बाय मेकिंग अ स्मॉल चेंज एनी टाइम यू कैन शिफ्ट सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, एक दूसरे की तरफ उसको शिफ्ट किया जा सकता है. बट देयर इज नो इक्विलिब्रियम इन इरिवर्सिबल चेंज. इरिवर्सिबल जो चेंज होता है उसके अंदर यहां पर कभी भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता है. रिवर्सिबल चेंज में आप हमेशा मैक्सिमम वर्क को ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे पीसेस के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में आप वर्क को करा रहे हैं. ठीक है, तो उनका जो सम होगा इट विल बी अ बिग वर्क. ठीक है, बट यहां पर जो वर्क होता है वो आप रैपिडली कराते हैं. इट इज नॉट काउंटेड द मैक्सिमम वर्क, उसको हम मैक्सिमम वर्क के अंदर काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ इसमें सिंपल से चेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. ओके, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. तो ये तो बात हो गई हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के बारे में. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज. डायनेमिक क्वांटिटीज. सो व्हाट आर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज? पहली थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी. Internal energy. One by one we will study all the thermodynamic quantities. ठीक है, so first we are discussing about internal energy. So anybody have any idea about the internal energy? Can anybody suggest me the internal energy? What is internal energy? Okay, देखिए, let me tell you what is internal energy. Actually yes, repeat once again beta, repeat your answer once again. Okay, let me make it more clear. Actually what happen, a fixed quantity of any substance, अगर हम किसी भी substance की एक fixed quantity ले लेते हैं, it is associated with definite amount of energy. वो किसी ना किसी energy से associated होती है, उसमें कुछ ना कुछ energy होती है. अच्छा, this energy depends on the chemical nature of the substance. ठीक है, and the state in what type of state it exists, उस पर डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो that particular energy is called the internal energy, and internal energy is the sum of different type of energy possessed by that particular substance or system. मतलब हर सिस्टम में, हर ऑब्जेक्ट में आप देखिए, आप हमारे में भी अगर हम बात करते हैं तो वी हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज ड्यू टू आवर पोजीशन, ड्यू टू आवर स्टेट, ड्यू टू आवर टेम्परेचर. तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक एनर्जी है. ठीक है, ऐसे ही हर सिस्टम में, हर सब्सटेंस में एक पर्टिकुलर एनर्जी है. दैट इज द सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विच इज द सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी. ठीक है, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं. और दिस इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर यू और ई. इसको आप यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आप ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर इसको डिफाइन कर रहे हैं तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. एक्चुअली इंटरनल एनर्जी क्या है? यस, तो आप देखिए, एनी सबस्टेंस और सिस्टम इज एसोसिएटेड with some amount of energy. ठीक है ना, किसी न किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी से कोई भी सिस्टम या सब्सटेंस जो है वो एसोसिएटेड है, which is due to its state and temperature. ठीक है, जो उसके स्टेट या टेम्परेचर की वजह से है. एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. इसको आप इंटरनल एनर्जी कह रहे हैं. एंड इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखें. इट इज द सम ऑफ different energy
एनर्जी प्रेजेंट इन सब्सटेंस और सिस्टम। ठीक है, तो इसको आप यूं समझ सकते हैं कौन कौन सी एनर्जी का सम हो सकता है ये। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है जिसको आप ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और इट कैन हैव न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, इट कैन बी डिनोटेड बाय EN। ओके, एंड इट मे बी द केमिकल एनर्जी, chemical energy, it can be denoted by EC, it can be kinetic energy, okay, E again K, ओके तो ऐसी बहुत सारी एनर्जी हो सकती है, मैंने तो ये कुछ काउंट किए आपके लिए। पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो E है इंटरनल एनर्जी है, इसको U से भी डिनोट कर सकते हैं, और U कुछ भी मान लें आप, आइदर E और U। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू E प्लस EN प्लस EC प्लस EK। ठीक है, EK, और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को भी लेता हूं तो इट कैन बी रिटन एज EP एंड प्लस डॉट 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 डॉट। और भी एनर्जीज हो सकती है भाई, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कितनी तरह की एनर्जी है भाई, हो सकता है इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है केमिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो। तो इन सब एनर्जी का आप सम कर लो, तो सम ऑफ ऑल दीज एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन योर बॉडी और प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और दूसरा ध्यान रखिए बेटा, इंटरनल एनर्जी का खुद का अकेले का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एंड इट इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, बट द इंपोर्टेंट इज द डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जो इंपोर्टेंट होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर सब्सटेंस ने एनर्जी को गेन किया है या एनर्जी को लूज किया है। ठीक है ना, जैसे वॉल्यूम में चेंज किया, प्रेशर में चेंज किया, टेम्परेचर में चेंज किया, तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है उसकी, दैट इज सिग्निफिकेंट। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर भी जो फाइंड करेंगे वो हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बात नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज मोर सिग्निफिकेंट देन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, वो काउंटेबल है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो अब आगे हम फिर कल बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल के अंदर। So let me take the attendance.